गेट बंद करना लाइव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच लक्ष्य जी हिंदी 2.0 में। हम आ गए हैं विद्युत रसायन के लेक्चर संख्या 4 पर, जहां पे हम बातचीत करेंगे कुछ और बातों की चैप्टर से रिलेटेड। यस, जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल परफेक्टली? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग आ गए हैं, बिल्कुल अच्छे से आ गए हैं। कल का लेक्चर रिवाइज किया था क्या भाई लोग? लास्ट में जाते जाते थोड़ी जनता बिखर गई थी। लास्ट में जाते जाते थोड़ी जनता बिखर गई थी कि समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखा ध्यान से? घर पे वापस से ट्राई किया नेक्स्ट इक्वेशन? हाँ जी भाई, क्लियर है ना? मैंने बोला था कि अभी क्या है, तुम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए तो तुम थक रहे हो। तुम लोग घर पे दोबारा से देखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? बढ़िया। यस, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस तो क्लियर आ रही है यार, वॉइस तो बिल्कुल चेक कराई हुई है, क्लियर आ रही है। वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या? हाँ जी, बढ़िया 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 बढ़िया। यस सर, वॉइस देखना एक बारी। इजी है ना? बढ़िया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नर्स्ट समीकरण के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, है ना? मैंने पिछली क्लास में शुरू की थी बातचीत, मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था। आज हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस की। तो पहले मुझे आपको एक बात सिखानी है आज, जिसे हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं वो बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, सवालों की लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में हम बातचीत करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। और नर्स्ट इक्वेशन के दो खास केसेस हैं, एक तो साम्यावस्था का और एक होता है सांद्र सेल। दोनों चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इन पे न्यूमेरिकल करेंगे और कोशिश करेंगे गैल्वेनिक सेल का पोर्शन आज खत्म हो जाए। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का पोर्शन आज खत्म हो जाए। अभी बताना भाई, वॉइस ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ जी, अभी बताओ भाई लोग, अभी वॉइस ठीक है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब सही है सर, बढ़िया। ओके, कुछ दिक्कत हुई तो मैं बताता हूं, है ना? ओके जी, यहां तक सब बढ़िया, यहां तक सब ठीक? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है क्या? चलिए, बहुत सही, बहुत सही। एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है बेटा? डिफरेंस होता है, एक्वस का मतलब विलायक जल है, वो भी एक लिक्विड है। बट जब हम लिक्विड लिखते हैं, जब हम कोई विलायक नहीं बोलते, हम सिर्फ उस पदार्थ को बोलते हैं। तो हम विलियन की बात करते हैं जहां विलायक जल है, तो वो तो हमारे लिए चल जाएगा। बट कोई चीज अगर लिक्विड है या सॉलिड है तो वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? डाउट देखते तो है, कैसी बात कर रहे हो यार? तुम लोग तो पूरे टाइम ब्लेम पे ब्लेम करते रहते हो, ब्लेम पे ब्लेम करते रहते हो, है ना? ये मत करा करो भाई पूरे टाइम ही यार। एक सेकंड देना। ओके, डन। चलो, फोन चार्ज पे लगा रहा था। चलिए जी, शुरू करें। बहुत सारी बातें हो गई हैं। यस, हाँ जी। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं? नर्स्ट इक्वेशन करने वाले हैं। और जैसा कि मैं तुम्हें हर क्लास में याद दिलाता रहता हूं, चौथा लेक्चर आ गया है, 4 लेक्चर ही और बचे हैं और हमारी जर्नी होने वाली है समाप्त। तो भैया, जितना पढ़ सकते हो आज के लेक्चर में और आने वाले 4 लेक्चर्स में, ढंग से पढ़ लो। इस हफ्ते की आखिरी क्लास है कल, है ना? फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते की 4 क्लासेस में बिल्कुल साफ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? बढ़िया, ओके। चलिए जी, शुरू करें, शुरू करें। मुंडी पटक के प्रणाम, मुंडी पटक के प्रणाम भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत आपका प्रणाम मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है भाई, कुछ कुछ तो ऐसे जबरदस्त सैंपल है इस बैच के अंदर, मतलब गजब बातें करते हैं भाई, गजब। ओके, ठीक है जी, शुरू करें क्या बातचीत? शुरू करें क्या बातचीत? 10 मिनट बात करना है, बात कर तो रहे हैं, राइट? तुम लोग बताओ, कोई भी कुछ गुरु से कह ना दे, बता रहा हूं क्या बात है भाई। साहिल गुप्ता, बस तेरा ही सहारा है इस वीरान जीवन में, नहीं तो जीवन तो बहुत बोरिंग चल रहा है भाई। तेरे जैसे लोग हैं तो थोड़ा जीवन बढ़िया है, तुम हो तो सब अच्छा है ना? वो गाना है ना, तुम हो तो सब अच्छा है, वो ऐसे बच्चों की वजह से है। वेरी गुड बेटा। यस, कभी कॉल नहीं करते आप यार। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है कि कोर्स है बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉल करने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है।
तो मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करता हूं। लास्ट वाली क्लास वाले दिन मैं कॉल करूंगा, लास्ट क्लास वाले दिन मैं कॉल करूंगा, ठीक है? यस सर। वन शॉट कब आएंगे? वन शॉट आगे आएंगे भाई, वन शॉट आगे आएंगे, एक बार हमारा कोर्स वोर्स खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है? हाँ जी। बच्चे कह रहे हैं सर शायरी हो जाए। भैया एक दुख भरी शायरी डिस्कस करें क्या? दुख भरी शायरी है, मोटिवेशनल तो हमेशा देखते हैं, है ना? तो आज ही मेरे को कोई तो सुना रहा था, तो मेरे को ध्यान में रह गई कि भाई एक दोस्त है, उसका बेचारे का दिल टूटा है, तो वो दिल टूटी शायरियां लिख रहा है, तो उसने शायरी भेजी थी मुझे, ये शायद चल रही है बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे भी, तुमने सुनी होगी। तो क्या थी वो शायरी, सुनना जरा ध्यान से। अर्ज किया है, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कहां हम साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। तो मुझे शायरियां वायरियां इतनी बोलनी आती नहीं है, तो एक दो मैं जो सुन लेता हूं इधर उधर से वो सुना देता हूं, है ना? ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। ओके, यस, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ जी, चलो शुरू करें भाई, पढ़ाई शुरू करें क्या अब? ठीक है, स्टार्ट करें क्या? चलिए जी, चलिए जी, ओके, आइए भाई शुरू करते हैं। नहीं नहीं भाई, अपना दिल किसने नहीं तोड़ा, अपना दिल तो बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक चल रहा है, एकदम मुस्कुराता हुआ मास्टर तुमको दिख नहीं रहा, एकदम स्मार्ट होता जा रहा है, अपना दिल फैंटास्टिक है। यस, स्टार्ट करें। गाना नहीं आता यार, गला इतना बैठा हुआ है, कहां गाना गाएंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। यस, पहले मैंने एक होमवर्क में सवाल दिया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं। एक होमवर्क में सवाल दिया था आपको, याद है? होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, किया था क्या वो? यस, ध्यान से सुनिए। आइए जी, शुरू करते हैं, होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है होमवर्क वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा था इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है? और हमारे पास में डेटा है ये M+2 से M का ई नॉट दिया हुआ है 0.153 वोल्ट, और हमें एक और डेटा दिया हुआ है M+ से M का, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.53 वोल्ट। मैंने इसका ई नॉट आपसे पूछा था, है ना? कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। चैट को हमने करा ऑफ, अब बातें नहीं, अब पढ़ाई पे दिमाग लगाएंगे। ध्यान से सब लोग मेरी बात सुने। मुझे करना क्या है, मुझे एक रिएक्शन दी है, मुझे कहा है ये एक सेल अभिक्रिया है, इसका ई नॉट सेल बताओ। पहली बात, क्या इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मतलब ये एक सही अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया है। इसमें देखो, यहां M+ का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां M+ का अपचयन हो रहा है ना? यहां M+ का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां M+ का अपचयन हो रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, एक जगह अपचयन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? ई नॉट सेल जो है किसके बराबर है? ऑक्सीकरण एनोड पर प्लस अपचयन कैथोड पर। ऑक्सीकरण एनोड पर प्लस अपचयन कैथोड पर, यह चीज है। अब इसके लिए मुझे दोनों डेटा भी चाहिए। मुझे M+ से M की वैल्यू 0.53 पर पता है, बट मुझे ये वैल्यू नहीं पता M+ से M+2। मुझे M+2 से M पता है, M+ से M पता है, मुझे M+ से M+2 नहीं पता। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये पता कर लूंगा, मेरा पूरा सेल का ई नॉट भी आ जाएगा। बट अब सोचना ये कि ये कैसे पता चलेगा हमको, M+ से M+2 का मान कैसे पता चलेगा? अगर M+ से M+2 का मान देखना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये डेटा कैसे मिलेगा। तो जो डेटा दिया हुआ है उसी से कोशिश करते हैं। तो ये जो ये वाला डेटा है, ये किस रिएक्शन का है? इसका, ये इस रिएक्शन का है। और अगर हम यहां बात करें तो ये हो जाएगा इससे। अगर मैंने इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया, अगर मैंने इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया, क्यों ऐसा किया? देखो, ये तो अपचयन विभव था, मैंने ऑक्सीकरण विभव लिखा है, तो इसके लिए जो ई नॉट है
वो हो जाएगा -0.153 वोल्ट, और इसके लिए जो ई नॉट है वो है 0.53 वोल्ट। ध्यान से देखो, मुझे चाहिए m प्लस से m प्लस टू, m प्लस से m प्लस टू। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो m से m कट जाएगा, हम बोलेंगे m प्लस से हम कहां जा रहे हैं, m प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, m प्लस से m प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि इन दोनों को जोड़ के ये तीसरी रिएक्शन आ रही है, तो इसे बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 1, इसे बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 2, इसे बोल देते हैं रिएक्शन नंबर 3। तो हम बोल देंगे डेल्टा जी नॉट पहली रिएक्शन का प्लस डेल्टा जी नॉट दूसरी रिएक्शन का किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नॉट तीसरी रिएक्शन का, है ना। क्योंकि जब फाइनल अभिक्रिया दो को जोड़ के तीसरी अभिक्रिया में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तो यानी कि वो एक अर्ध अभिक्रिया है, और वो अर्ध है भी। हमें उसका ई नॉट चाहिए तो डेल्टा जी नॉट की अप्रोच लगा देंगे। अगर ये कर देंगे तो पहली रिएक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, सो -2f इंटू -0.153 प्लस दूसरी रिएक्शन क्या है, -1f इंटू 0.53, और तीसरी रिएक्शन है नीचे वाली, ये हो जाएगा -1f ई नॉट m प्लस से m प्लस टू। अगर ऐसा है तो माइनस 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 कैंसिल, f f f कैंसिल। तो हमने बोला ई नॉट m प्लस से m प्लस टू इसके बराबर हो जाएगा, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू -0.153 प्लस 1 इंटू 0.53। इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से सॉल्व होकर आंसर आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, और ये हो गया 0। तो -0.306 प्लस 0.53, 0 मान लेते हैं इसे। आंसर क्या आएगा मैं कैलकुलेटर से बता देता हूं आपको सॉल्व करके। ये आ रहा है 0.530 0.530 माइनस 0.306, ये आ रहा है 0.224 वोल्ट, 0.224 वोल्ट। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गई 0.224 वोल्ट तो अब यहां रख सकते हैं, और जैसे ही मैंने यहां रख दिया आंसर क्या बन गया, 0.754 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ये देखना था कि जो पूछा है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक पूरा सेल है, उसके लिए नॉर्मल ई नॉट का फॉर्मूला लगाओ, जो डेटा अननोन है उसको डेल्टा जी नॉट की अप्रोच से निकालो, दैट्स इट। ठीक है, बढ़िया, चलो ये चीज तो हो गई भाई। अब आते हैं अगली चीज पे। अगली चीज बेटा, आपको अभी तक तो मैं लैंग्वेज लिख लिख के दे रहा था कि ये चीज इससे क्रिया कर रही है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये सांद्रता है, ये बातें हैं, सारी बातें आपको बता रहा था। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात करने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि अगर मुझे लैंग्वेज ना लिखनी हो और एक लाइन में सवाल समझाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तो बेटा अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है तो बेटा इसके लिए आपको मैं एक बात समझा दूं, हम एक ट्रिक याद रखते हैं, लोन। हम एक ट्रिक याद रखते हैं, लोन। क्या मतलब होता है लोन का, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड, एन का मतलब होता है नेगेटिव, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड, और एन का मतलब होता है नेगेटिव। ये हमारे पास में एक चीज है लोन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेल डिजाइन होता है लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड वाला कंपार्टमेंट रखा जाता है, एनोड वाले कंपार्टमेंट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और वो गैल्वेनिक सेल में हमेशा
नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप सबने गैल्वेनिक सेल देखा है और आपको पता है कि लेफ्ट वाली साइड को हम एनोड मानते हैं और राइट वाली साइड को हम कैथोड मानते हैं। इसे नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है, उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। यहां पे ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे रिडक्शन होता है। अगर ये सब है तो आइए जी बात करते हैं। हम बोलेंगे हमारा सेल दिखता कैसा है? हमारा सेल ऐसा दिखता है। हमारा सेल ऐसा दिखता है, देखना ध्यान से। लेफ्ट साइड में मैंने एनोड वाली चीज लिखी, राइट साइड में मैंने कैथोड वाली चीज लिखी, और ये जो बीच में दो डंडियां हैं, बीच में जो दो डंडियां हैं, इसे मैंने क्या लिखा? लवण सेतु। ये जो बीच में दो डंडियां हैं, इन्हें मैंने क्या बोला? लवण सेतु। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। समझना मेरी बात को ध्यान से। लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं, राइट साइड में कैथोड लिखते हैं, बीच में जो दो डंडियां हैं इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज है। आजकल कुछ क्वेश्चन में सिंगल डंडी भी आने लग गई है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? ध्यान से सुनो कुछ रूल्स। पहला पॉइंट हम बोलते हैं यदि भौतिक अवस्था सेम हो, यदि भौतिक अवस्था सेम हो तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगेगा। एवं यदि अलग हो तो ये लगेगा। अगर ये भौतिक अवस्था सेम हो तो कॉमा लगेगा, अगर भिन्न हो तो ये वाला स्लैश लगेगा। ठीक है, बढ़िया। सेकेंड चीज, गैसीय इलेक्ट्रोड के केस में प्लैटिनम धातु यूज किया जाता है। जैसे आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद होगा, तो अब हाइड्रोजन गैस है, अब गैस की तो रॉड हो नहीं सकती, तो वहां हम प्लैटिनम की रॉड लेते हैं, प्लैटिनम का चालक लेते हैं, जिसके अंदर से गैस का प्रवाह करवाते हैं। ठीक है, और जो डेटा है वो उसके नीचे लिखा जाएगा। बढ़िया बात है। ओके, अगर ये दो बातें हमने ध्यान रखी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। डेनियल सेल में ये रिएक्शन होती है, Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, इससे बनता है Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अगर ये डेनियल सेल की अभिक्रिया होती है तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। एनोड पे ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया होती है, कैथोड पे अपचयन वाली अभिक्रिया होती है, बीच में लवण सेतु लगा है। तो ध्यान से देखना, Zn से हम कहां जा रहे हैं? Zn प्लस 2। जो हो रहा है वही लिख दिया, पर क्योंकि भौतिक अवस्थाएं भिन्न है तो बीच में हमने स्लैश लगा दिया। इसी तरह राइट साइड में अपचयन हो रहा है तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर सॉलिड, जो हो रहा है वो लिख दिया। भौतिक अवस्थाएं भिन्न है तो मैंने बीच में स्लैश लगा दिया। अगर मैंने ये कर दिया, अब आप देखो, इसका जो डेटा दिया जाएगा वो यहां लिख दूंगा, इसका जो डेटा दिया जाएगा वो यहां लिख दूंगा, मेरा काम ओवर है ना। अच्छा, अगर इसी तरीके से मेरे को ये सेल दिया गया, देखना ध्यान से, तो आप देखो Fe का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंटेशन करूंगा? बीच में तो हमारा लवण सेतु है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण, राइट साइड में अपचयन। अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण है तो Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब Fe+2 से Fe+3 जा रहा हूं, क्या भौतिक अवस्था सेम है? हाँ, और अगर भौतिक अवस्था सेम है तो क्या लगेगा? कॉमा या स्लैश? कॉमा।
यहां तो सॉलिड से एक्वस जा रहे थे, भिन्न अवस्था थी, तो स्लैश लग गया। यहां लगेगा कॉमा। एंड राइट साइड में हम क्या करेंगे, अपचयन, कॉपर +2 से कॉपर। क्योंकि भिन्न अवस्था थी तो हमने बीच में लगा दिया स्लैश। अब जो भी डेटा जिसका दिया हो, चाहे इसकी सांद्रता दी हो, चाहे इसकी सांद्रता दी हो, चाहे इसकी सांद्रता दी हो, जो भी डेटा दिया हो आपको पता चल जाएगा, आप उसकी वैल्यू को यहां रख सकते हैं। तो अब मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं देनी पड़ेगी। मुझे अगर ऐसे डेटा दिया जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, अगर मुझे ऐसे डेटा दिया जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा। कुल मिला के बात यह है। बताओ भाई, सही है क्या? जल्दी बताओ। अगर इस तरीके की रिएक्शंस आएंगी, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो हम बात समझ जाएंगे। जल्दी बताओ। यस, बताना भाई। इस तरीके से डेटा आएगा तो कर लेंगे क्या बात? जल्दी बताइए, जल्दी। यस, चैट को क्या हो जाता है भाई? हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। यस, प्लीज बताइए। डन है? ओके, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं अब, है ना? जब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तब बेटा, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको, ये केस भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है जी। चलिए, आइए इस पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ताकि हमको बातें समझ में आए। तो क्वेश्चंस करने के लिए जो फॉर्मूला आज मुझे यूज करना है, मेरी आज की पूरी क्लास एक ही चीज पे आधारित है, नर्स्ट इक्वेशन। अगर ये मेरी नर्स्ट इक्वेशन है तो ध्यान से देखना, हमारे पास में फॉर्मूला है ये, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। क्यू इज अभिक्रिया भागफल। क्यू क्या है? अभिक्रिया भागफल। ठीक है जी, क्लियर है? ये बात हमने कर ली थी कल। हमें अगर n का मान 2, 4, 6 कुछ ऐसा दिया जाता है जो 0.06 लिखने से इजीली कट जाए, तो हम 0.06 लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? बढ़िया। एक और बात ध्यान रखना, ई नॉट तो जब आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिखा करते थे, चाहे ये लिखो या ये लिखो, ये वैल्यूज हमेशा 0 वोल्ट होती थी, है ना? हमें दिख रहा है। परंतु कभी भी ये गलतफहमी मत कर देना कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तुम नॉर्मल ईएमएफ को भी कह दो कि 0 होगा। नहीं भाई, ये 0 नहीं होगा। मानक वाली वैल्यू 0 हो सकती है, नॉर्मल वाली वैल्यू 0 नहीं होती है। इस बात का ध्यान रहे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हाइड्रोजन लिखा हुआ था तो हमने तो 0 बोल दिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मानक वैल्यू 0 हो सकती है, नॉर्मल ईएमएफ तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आएगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल लगाते हैं, समझते हैं चीजों को। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ये, एक सवाल तो मैं कल करवा ही चुका हूं, अगला सवाल देखना ध्यान से। लैंग्वेज दी है इस बार, यदि हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम चालक से प्रवाह किया जाता है एवं ये चालक pH इक्वल टू 3 वाले विलयन में (25°C) पर डूबा हुआ है, 25°C पर डूबा हुआ है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
विभव क्या होगा। और अगर आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा कौन सा विभव, तो अभी तो मैं लिख देता हूं, बट स्टिल अगर कोई कुछ नहीं कह रहा तो आप मान के चलेंगे अपचयन विभव बताना है। हाँ जी, सोचेंगे क्या इस सवाल को, इस सवाल को पढ़ो जरा, सिर्फ पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना है मैं खुद बताऊंगा, फिर सिर्फ एक बार रीड करो कि क्या लिखा हुआ है यहां पे, क्या करें, कैसे किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा क्या भाई सवाल। चलिए आइए बातचीत करते हैं, आइए भाई बातचीत करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक बीकर है, उसमें एक विलियन भरा हुआ है, इस विलियन का पीएच है 3, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक प्लैटिनम चालक है, ये प्लैटिनम चालक है, यहां से मैं उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहा हूं, ठीक है जी। सवाल कह रहा है हाइड्रोजन गैस का दाब दिया हुआ है क्या, नहीं भाई 1 एटीएम दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 एटीएम मान लेंगे। हमें बताना है विभव कितना होगा, अपचयन विभव कितना होगा, मतलब ये बताना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव तो यही होता है, देखो भाई यही नोट पॉइंट लिखवाया था, इसी पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप खुद देखें, बीकर में पीएच है तो H प्लस होगा और ऊपर से H2 गैस आ रही है, तो आपके पास में रिएक्शन क्या हो जाएगी, अर्ध सेल है ये एक, अगर अर्ध सेल है तो अर्ध सेल के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी क्या, 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाएगा, अपचयन हो रहा है। और आपको यह बात पता है कि अगर ये अपचयन की अभिक्रिया है तो इसके लिए ई नॉट का मान क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। ई तो हमसे पूछा है बट ई नॉट 0 होता है हाइड्रोजन के लिए। अब हमें एक और बात दी हुई है, हमें कह रहा है H प्लस के लिए पीएच का मान 3 है। बेटा आपको यह चीज पता है कि पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, है ना। अब इसको कैसे यूज करना है वो सोचेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का डेटा दिया हुआ है 1 एटीएम, ठीक है जी। तो अगर मैं, हमें एक बात पता थी कि नर्स्ट इक्वेशन अर्ध सेल पे भी लगती है पूर्ण सेल पे भी लगती है, कल ही लिखवा के गया था, तो ये अर्ध सेल है, अर्ध सेल पे बात करनी है हमको। अगर बात करनी है तो ध्यान से देखिए, ई ऑफ H प्लस से H2 किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट ऑफ H प्लस से H2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Q। Q क्या हो जाएगा, H2 गैस का प्रेशर घात 1 अपॉन H प्लस की सांद्रता घात 2, ये हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मानक वैल्यू तो 0 ही होती है। अगर मानक वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू बन गई है -0.059/2 लॉग, दाब क्या हो जाएगा 1 एटीएम अपॉन H प्लस की सांद्रता घात 2।
अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए ध्यान से, H प्लस से H2 के लिए जो ईएमएफ है, ये वैल्यू किसके बराबर है? -0.059/2 इंटू लॉग H प्लस की सांद्रता घात -2। H प्लस की सांद्रता घात -2। अब देखो ध्यान से, -2 आगे ले आया, मैं पावर को आगे ले आता हूं। अगर मैं पावर को आगे ले आया तो ये बन गया -0.059/2 इंटू -2 इंटू लॉग H प्लस। ये बन गया क्या? अगर ये बन गया तो मैंने इस माइनस को इसके साथ रख दिया, 2 को इधर ले आया, तो हमने बोला, और ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस लॉग H प्लस को मैंने एक साथ लगाया, माइनस लॉग H प्लस मैंने एक साथ लगाया, जिसे हम कहते हैं pH। अगर हम कहते हैं pH तो देखना ध्यान से, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि E ऑफ H प्लस से H2 जो है, E ऑफ H प्लस से H2 जो है, ये किसके बराबर हो गया? -0.059 pH। -0.059 pH। अब सवाल ने pH कितना दिया हुआ है? 3। अगर 3 दिया हुआ है, ये बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 और 2 17। ये हो गया आपका 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 और 2 17। ये आ गया 1 और ये आ गया 0 और आगे है -0.177 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, -0.177 वोल्ट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ बेटा, भौतिक अवस्था दी जाती है आपको। यस, देखिए ध्यान से, 0.177 बोलो या 0.18 बोलो, लगभग एक ही बात है। हाँ बेटा, पीएच का मतलब वही होता है ना। ये देखो ना, मैंने इस H प्लस की सांद्रता को पढ़ लिया क्योंकि दाब का मान 1 था। अगर दाब का मान कुछ और होता तो फिर हम लोग वहां वो मेंशन कर देते। अगर दाब का मान कुछ और होता तो हम वो मेंशन कर देते। अभी 1 दिया हुआ था। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगले सवाल पे चलें क्या? आइए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ बेटा, ई सेल का मान नेगेटिव आ सकता है। स्वतः अभिक्रिया आने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, बट आ तो कुछ भी सकता है ना? आ तो कुछ भी सकता है। ठीक है जी, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। सवाल कह रहा है ये, टू 298 केल्विन ताप पर ई सेल का मान 0.83 वोल्ट है। हम कह रहे हैं ई सेल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है थैलियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के। दूसरा ऑप्शन है दोनों की सांद्रता बढ़ा के।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन है और आखिरी ऑप्शन है ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। ट्राई करना इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के, ई सेल कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, दिमाग लगाओ, कोशिश करो, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको कंसेप्ट वाइज आंसर देना है। हाँ जी, करें डिस्कस, आगे आंसर। चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे ये सवाल, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखना ध्यान से, सबसे पहले बेटा एक जरूरी है कि आप ई सेल का एक्सप्रेशन बनाओ, और एक्सप्रेशन बनाने के लिए तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन बनाने के लिए तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता है लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है। तो हमने बोला एनोड पे आपके पास में जो थैलियम है ये जा रहा है थैलियम प्लस में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है, जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है। अब आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की बात है तो इस रिएक्शन को 2 से इंटू करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो फाइनल रिएक्शन ये आएगी। और ऐसा करने पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, 2 का। वहां के 2 इलेक्ट्रॉन यहां के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। अगर ऐसा हो गया तो आप ध्यान से समझिए, अगर ये रिएक्शन है तो अब आपको सवाल ने थैलियम प्लस और कॉपर +2 की सांद्रता दी हुई है, हमें ई सेल का मान दिया हुआ है, और हमें ई नॉट सेल निकालना आता है। हम ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, थैलियम का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपचयन। तो थैलियम का ऑक्सीकरण हो जाएगा, कॉपर का अपचयन हो जाएगा, ये एक वैल्यू आ जाएगी। बट हमें ई नॉट का डेटा ही नहीं दिया हुआ तो हम निकाल नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखता हूं तो वो बराबर होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग
थैलियम प्लस की सांद्रता का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2 की सांद्रता घात 1। थैलियम प्लस की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन कॉपर प्लस 2 की सांद्रता घात 1, ये हमारा नर्स्ट समीकरण है। ये हमारा नर्स्ट समीकरण है। अब एक बात देखें, ये वैल्यू फिक्स होगी, ये वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है जी। ये आगे वाली वैल्यू भी फिक्स है। अगर मैं इसे चेंज करूं और आगे माइनस साइन है तो ई सेल पे भी फर्क पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ई सेल बढ़ाना है, पहला ऑप्शन है थैलियम प्लस की सांद्रता बढ़ाने पे। बेटा अगर थैलियम प्लस बढ़ेगा तो ये ओवरऑल चीज बढ़ेगी, ये ओवरऑल चीज बढ़ेगी तो उसका लॉग भी बढ़ेगा। अगर ये ओवरऑल बढ़ेगा और आगे माइनस है तो नेट वैल्यू घटेगी। तो मुझे तो ई सेल बढ़ाना था, बट ई सेल क्या हो गया, घट गया, क्योंकि ये तो फिक्स है। ठीक है जी, बढ़िया बात है। ध्यान से देखना एक बात, ध्यान से देखना एक बात। मैंने बोला थैलियम प्लस बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, ये पूरा बढ़ेगा तो लॉग बढ़ेगा, लॉग बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा। अगर ये चीज बढ़ती जा रही है, ये एक फिक्स वैल्यू है, आगे वाली चीज बढ़ती जाएगी जो माइनस हो रही है, तो ओवरऑल ई सेल घटेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है जी, थैलियम प्लस की सांद्रता बढ़ाने वाली बात ही यहां भी हो रही है, ये भी आंसर हो नहीं सकता। अब ये कह रहा है कॉपर प्लस 2 की सांद्रता बढ़ा दे। अगर कॉपर प्लस 2 बढ़ा दे तो बेटा अगर ये बढ़ा दे नीचे वाला तो ये ओवरऑल घट जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये ओवरऑल घट जाएगा। ओवरऑल घट जाएगा तो उसकी लॉग की वैल्यू भी घट जाएगी। अगर उसके लॉग की वैल्यू घट जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू भी घट जाएगी। अगर ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी तो उसके आगे माइनस ऑलरेडी एक और लगा हुआ है, यानी कि नेट वैल्यू बढ़ जाएगी। समझने की कोशिश करें, कॉपर प्लस 2 घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो लॉग की वैल्यू घटेगी, लॉग की वैल्यू घटेगी तो ये पूरी वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू घटेगी और उसके आगे एक माइनस और लग गया, यानी कि नेट वैल्यू बढ़ेगी। और अगर नेट वैल्यू बढ़ेगी और उसमें एक फिक्स चीज जुड़ेगी तो ई सेल भी बढ़ेगा। यानी कि आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन। तो हमारे हिसाब से ई सेल जब बढ़ेगा जब कॉपर प्लस 2 की सांद्रता बढ़ेगी। आंसर आएगा डी। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है, विकास गुप्ता, अजमत खान, अजय मीना। ओके, बोलो भाई लोग, समझ में आया क्या? बोलना भाई लोग, समझ में आया क्या? देखिए ध्यान से, यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ भैया, बोलो। है ना, इजी था। चलो हाँ, तो बेटा ये मिस्टेक यहां हो गई, कोई बात नहीं, पेपर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसा सवाल आपको करवाया गया है। हमेशा न्यूमेरिकल पे ही सवाल नहीं आते, कंसेप्चुअल सवाल भी आते हैं। अब देखो उसने ई नॉट का डेटा नहीं दिया था क्योंकि उसको निकलवाना ही नहीं था, उसे तो आइडिया लेना था तुमसे। क्यू की वैल्यू कैसे रखते हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता और उनकी घात स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक, ठोस को शामिल नहीं करते। तो ये जो दिया हुआ नहीं है थैलियम और कॉपर, ये ठोस होता है, और ये जो बचे हुए दोनों है ये जलीय होते हैं। इतना प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप कॉपर प्लस 2 की सांद्रता घटाओगे तो ये ओवरऑल मान बढ़ेगा, ओवरऑल मान बढ़ेगा तो लॉग बढ़ेगा, लॉग बढ़ेगा तो इसके आगे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर बढ़ेगी, पर उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो नेट वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, बढ़िया, ओके। अगर ये चीज समझ में आती है तो अगला सवाल करते हैं। देखो एक ठठरी का भरा यहां ऐसा है, वो कह रहा है ये समीकरण ही कहां से आया? बेटा अपने घर से लेके आया हूं मैं, अपने घर से लाया था तेरे लिए स्पेशली। देखो तंग करने का प्लान था आज, देख रहा है तू? कमाल की बातें करते हो भाई, कमाल की बातें करते हो। चलो अगले सवाल पे आ जाओ भाई, अगले सवाल। जब थोड़ा मन को ऐसा लगता है कि भैया बैच सुधर रहा है, लेवल बढ़ा दो, उसी समय पे कोई ना कोई यहां पे ऐसी बात कर जाता है कि मन कहता है अरे भैया रुको, ज्यादा सोच लिए, इतना नहीं सोचने का। क्या होगा भाई तुम्हारा? कोई बात नहीं,
हम ये मान लेंगे कि हम आईटीआई की तैयारी कर रहे थे, इस साल एक बैच हमने आईटीआई का भी ले लिया, यही मानना पड़ेगा, फिर अब क्या करें। ये है हमारे पास में सीन। ठीक है, सवाल कह रहा है H प्लस की सांद्रता है 1 मोलर, हाइड्रोजन गैस का दाब है 1 atm। सवाल बोल रहा है कि यदि 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर ECl का मान 0.712 वोल्ट है, तो हमें बताना है ये इनकी सांद्रताओं का अनुपात, इनकी सांद्रताओं का अनुपात मुझे बताना है। मुझे एक डेटा गिवन है, ये ठीक है, डेटा गिवन है ये। ट्राई करें प्लीज, सबके पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हाँ जी, हो गया क्या भाई? आइए भाई सॉल्व करके देखते हैं, आइए भैया सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा 1 मिनट और है, कर रहे हो ट्राई? करो भाई, नर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनाओ, अपने आप समझ में आएंगी चीजें कैसे होंगी। यस, आइए भाई डिस्कस करते हैं अब। आई होप इनफ टाइम मैंने दे दिया है, शुरू करते हैं यहां से।
बेटा देखो, जब भी आपको ये दिया जाए सबसे पहला काम है सही रिएक्शन लिखना पूरी, क्योंकि रिएक्शन नहीं लिखोगे तो Q का मान नहीं लिख पाओगे, तो नस्ट इक्वेशन नहीं लग पाएगी। तो लोन के हिसाब से ये एनोड है, वो कैथोड है, यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, वहां अपचयन होता है। तो अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस जो है ये आपकी कन्वर्ट हो गई ऐसे। और अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो हम बोलेंगे Fe+3 जो है वो अपचयन करके जा रहा है ऐसे। अब अगर मुझे नेट रिएक्शन लिखनी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो अब देखना ध्यान से, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस 2Fe+3 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ये बन जाएगा ऐसे, राइट। ये रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस इससे मिलके ये और ये दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है हमारे पास में, तो अब मैं लिखता हूं इसके लिए क्या, E0 सेल। अगर मैं E0 सेल लिखने पे आऊं तो ऑक्सीकरण हो रहा है प्लस अपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस वाला तो आपका ऑक्सीकरण है, और Fe+3 से Fe+2 वाला आपका अपचयन है ना। ठीक है जी, बढ़िया है। अगर ऐसा है तो इन वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, इन वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, ऑक्सीकरण वाली वैल्यू तो 0 हो गई, और Fe+3 से Fe+2 वाली वैल्यू हो गई 0.771। सो ओवरऑल आंसर आ गया 0.771 वोल्ट। E0 सेल क्या आ गया, 0.771 वोल्ट। बढ़िया है, ठीक है जी, ओके। अगर E0 सेल ये आ गया, ई सेल भी दिया हुआ है 0.712 वोल्ट, तो हमने बोला ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय एन, एन कितना है 2, लॉग क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का प्रेशर घात 1 इंटू Fe+3 की सांद्रता का स्क्वायर। ये चीज है, बढ़िया है, ठीक है जी, ओके। अब आप ध्यान से देखें, H प्लस की सांद्रता है 1 मोलर, H2 का दाब भी है 1 atm, है ना। तो हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास ई सेल जो है ये बराबर हो गया E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Fe+2 का स्क्वायर अपॉन Fe+3 का स्क्वायर। देखना ध्यान से, समझ में आई क्या बात। मुझे चाहिए क्या, Fe+2 अपॉन Fe+3 की अनुपात, सांद्रता का अनुपात। अगर इस ओवरऑल पे पावर में 2 मानूं, मैंने बोला इसे E0 सेल, कितना है E0 सेल 0.771 माइनस ये हो जाएगा 0.03, ठीक है, इंटू लॉग Fe+2 की सांद्रता अपॉन Fe+3 की सांद्रता होल स्क्वायर। पावर 2 आगे आ जाएगी, अगर पावर 2 आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 0.771 माइनस 0.06 लॉग ऑफ Fe+2 की सांद्रता अपॉन Fe+3 की सांद्रता। ठीक है, क्योंकि वो 2 आगे आएगा, 0.03 इंटू 2 वापस 0.06 बन जाएगा, और ये चीज बन जाएगी। अगर ये चीज बन गई तो बेटा जी ई सेल कितना दिया हुआ है 0.712। भैया इस कमरे में मच्छर बहुत है, अगली क्लास में यहां तो नहीं लेने वाला हूं, दिमाग खराब कर दिया है। 1 सेकंड रुकिएगा तो। ओके जी, बढ़िया। ऑल आउट लगी हुई थी, हमने लगा दी ऑफ द स्विच। अब मैंने इस चीज को इधर ले गया, इस चीज को इधर ले गया, मजदूरी करनी होती है बस। इसमें क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम है, बस कैलकुलेशन अलग अलग हो जाती है।
ये चीज मैंने इधर शिफ्ट कर ली, ये बराबर है इसके। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.771 माइनस 0.712, ध्यान से देखना तो आपको एक रिजल्ट दिखाई देगा। 0.771 माइनस 0.712, इसे लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.059। और अगर सच बताऊं तो ये भी तो 0.059 ही था जिसको हमने 0.06 माना, तो इसको भी 0.06 मान लेते हैं। अगर इसे 0.06 ही मान ले तो इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। अगर ये कैंसिल ही हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे log ऑफ Fe प्लस 2 अपॉन Fe प्लस 3, ये रेशियो क्या हो जाएगा 1, है ना। यानी कि अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो Fe प्लस 2 की सांद्रता अपॉन Fe प्लस 3 की सांद्रता लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 10। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है 10। आपके क्वेश्चन का सही आंसर है 10। देखना ध्यान से। यस, प्लीज देखिए ध्यान से, समझ में आया क्या बेटा। ज्यादातर प्लैटिनम ही लिया जाता है क्योंकि प्लैटिनम जो है वो अक्रिय धातु है, वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होता। तो उसके ऊपर आप कोई भी रिएक्शन कर लो, प्लैटिनम खुद ज्यादा हिस्सा लेता नहीं है, तो प्लैटिनम शांत है, तो वो क्रिया करवाने का काम अच्छा करता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल भी बढ़िया है। तो वो कहेगा मेरे सरफेस पे आके तुम क्रिया कर सकते हो, मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, मैं इंटरेस्ट लूंगा नहीं, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये चीज है, देखे ध्यान से भाई, सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक जिसका भी हो रहा है वो इस बात को गांठ बांधे कि भाई गड़बड़ नहीं करनी है, कैलकुलेशन का ही तो सवाल है, फिर बचा क्या। देखो लॉग कैसे हटता है बेटा, अगर log x का मान y होना तो x का मान हो जाता है 10 की घात y। तो log x का मान 1 है तो x का मान हो गया 10 की घात 1, जो भी उधर चीज है वो 10 की पावर में आ जाती है ना। बढ़िया, ओके। तो इसे एंटी लॉग कहते हैं, इसे एंटी लॉग कहते हैं। जिन्हें नहीं आता वो लिख सकता है। क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन बनाया, वैल्यूज रखी और सॉल्व किया। ठीक है दोस्त, सही है जी, बहुत अच्छे। अगला सवाल करें। चलिए, अगले सवाल पे जाने से पहले मुझे कुछ केसेस बताने हैं नर्स्ट इक्वेशन के। बेटा नर्स्ट इक्वेशन में ना 2 केसेस और होते हैं। जैसे ये तो हमने सिंपल सिंपल सी बात करी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्यू का डेटा दिया होगा, ई सेल होगा, ई नॉट सेल होगा, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब एक केस आता है जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था की कंडीशन। साम्यावस्था की कंडीशन कि भाई अभी तक तो सवालों में साम्यावस्था नहीं थी, तो हम लोग क्यू लिख रहे थे। मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि जब भी आपको कहते साम्यावस्था आ गई तो क्यू की जगह क्या लिखा जाएगा, के इक्विलिब्रियम, के सी या के पी। तरीका बिल्कुल सेम है सॉल्व करने का, पर इक्विलिब्रियम आ गया तो के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, क्यू नहीं लिखेंगे। एक और बात बेटा, साम्यावस्था जब भी आती है, आपको यह बात समझ में आए कि जब भी आपकी अभिक्रिया साम्य पे आती है ना, तो हम बोलते हैं उसके लिए डेल्टा जी का मान 0 होता है। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है, डेल्टा जी 0 होता है। अगर डेल्टा जी 0 होता है तो इस बात का मतलब हो गया माइनस एन एफ ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0। अब बेटा एन का मान 0 हो सकता है क्या, नहीं। एन तो ये होता है कितने इलेक्ट्रॉन की हानि लाभ हुआ, वो तो 0 हो नहीं सकता। एफ का मान सभी को पता है 96500 होता है, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो खाली बचता है ई सेल। खाली क्या बचता है, ई सेल। तो हम बोलते हैं कि जब भी आपको साम्यावस्था दे दी जाएगी तो एक तो आपका ई सेल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और दूसरी बात क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि अभिक्रिया साम्य पे है तो उस केस में ई सेल क्या हो जाएगा, 0, और क्यू क्या बन जाएगा,
के इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाऊं, अभी तक आप नर्स्ट इक्वेशन ये लिखा करते थे कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। तो भैया ये तो जनरल नर्स समीकरण है। अगर मैंने साम्यावस्था की बात करी, अगर मैंने साम्यावस्था की बात करी, तो साम्यावस्था पे Q और K क्या हो जाएंगे, बराबर। ई सेल क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा साम्य पे ये 0 हो जाएगा, तो आपका नर्स्ट इक्वेशन बनेगा ये। पॉइंट 059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यहां पे के इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य स्थिरांक। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य स्थिरांक। तो ये पहली चीज है, आपको ध्यान रखना है। साम्य अवस्था पे ई सेल 0 हो जाता है और क्यू जो है वो के बन जाता है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्या क्वेश्चन है देखना। हमने बोला ये इंडियम प्लस 2 एक्वस प्लस सी यू प्लस 2 एक्वस। ये देखो बीच में साम्य अवस्था का साइन लग गया। इंडियम प्लस 3 एक्वस प्लस सी यू प्लस एक्वस। ठीक है, सवाल ने आपको बोल रहा है कि यदि ई नॉट का मान सी यू प्लस 2 से सी यू प्लस के लिए 0.15 वोल्ट है। अच्छा, यदि ई नॉट का मान इंडियम प्लस 3 से इंडियम प्लस के लिए -0.42 वोल्ट है, और अगर ई नॉट का मान इंडियम प्लस 2 से इंडियम प्लस के लिए -0.40 वोल्ट है, तो हमें बोलना है कि ऐसा करने पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक जो है ये आएगा 10 की घात x। ऐसा करने पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक जो है वो आएगा 10 की घात x। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, आपको बताना है x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे क्या, ट्राई करेंगे क्या, कोशिश करके देखो भैया कैसे करोगे, कोशिश करके देखो कैसे करोगे। बहुत सारा दिमाग लगाना है इसमें। तो मैं आपको इसके लिए देता हूं 4 मिनट्स। 4 मिनट्स लो, बट इस सवाल को ट्राई करो, जबरदस्त सवाल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ट्राई करना दो। एडवांस लेवल सवाल है, अच्छा सवाल है। चीजें सारी वही हैं जो अभी तक पढ़ते आए हैं, बट हाँ करना आना चाहिए। देखना ध्यान से।
हाँ जी। हो गया भाई, करें डिस्कस। चलिए आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं, कैसे करना है बातचीत करते हैं, है ना। आइए। सबसे पहले तो ये देखो कि जो तुम्हें सेल अभिक्रिया दी है, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो पहले हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि साम्यावस्था है तो ई सेल तो जीरो होगा, ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल के लिए करना होता है ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। तो ऑक्सीकरण हो रहा है इंडियम का, तो ई नॉट आई एन प्लस टू से आई एन प्लस थ्री, प्लस अपचयन हो रहा है कॉपर का, ई नॉट कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस, है ना। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा ई नॉट सेल आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा ई नॉट सेल आ जाएगा, इंडियम का प्लस टू से प्लस थ्री, कॉपर का प्लस टू से प्लस वन। अगर ऐसा है तो अब देखो, कॉपर का प्लस टू से प्लस वन ये मान है 0.15, इंडियम का प्लस टू से प्लस थ्री मुझे निकालना है। अगर इंडियम का प्लस टू से प्लस थ्री निकालना है तो इस बात का क्या मतलब है कि मुझे प्लस टू लेफ्ट साइड में चाहिए, प्लस थ्री राइट साइड में। क्या ऐसा कोई डेटा है? नहीं। तो इन दोनों डेटा की हेल्प से ये बनाना पड़ेगा। तो अगर इंडियम प्लस टू लेफ्ट साइड में चाहिए तो इंडियम प्लस टू एक इलेक्ट्रॉन का लाभ करके इंडियम प्लस में जाता है, और इसके लिए हमारे पास वैल्यू है -0.4 वोल्ट। और इसी तरह सेकेंड रिएक्शन है, इंडियम प्लस जो है, इंडियम प्लस थ्री बनाना है ना मुझे, तो इंडियम प्लस जो है वो जा रहा है इंडियम प्लस थ्री में, और ऐसा करने पे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। और जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूं इंडियम प्लस से इंडियम प्लस थ्री की, तो साइन चेंज हो जाएगा, 0.42 बन जाएगा। तो इन दोनों से नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी? इन दोनों से नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी? इन दोनों को जोड़ोगे, इंडियम प्लस से इंडियम प्लस कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन वहां, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हमारे पास बन गया इंडियम प्लस टू से इंडियम प्लस थ्री प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन बन गई। तो इसे मानो रिएक्शन नंबर वन, इसे मानो रिएक्शन नंबर टू, और ये हो गई रिएक्शन नंबर थ्री। हमें पता है वन और टू को जोड़ के तीसरी रिएक्शन आ रही है। अगर वन और टू को जोड़ के तीसरी रिएक्शन आ रही है तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। हमने बोला माइनस एफ ई नॉट इंडियम प्लस टू से इंडियम प्लस थ्री, प्लस सेकेंड रिएक्शन कौन सी है हमारे पास में? ये -2 FE0 इंडियम प्लस वन से इंडियम प्लस थ्री। ओके, एंड लास्ट रिएक्शन है ये -FE0
इंडियम +2 से इंडियम +3, ये है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, माइनस 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 कैंसिल, एफ 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 कैंसिल। अगर ऐसा है तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ई नॉट इंडियम +2 से इंडियम +3, ठीक है, प्लस 2 ई नॉट इंडियम प्लस से इंडियम +3, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट इंडियम +2 से इंडियम +3। और हमें इंडियम +2 से इंडियम +3 की वैल्यू तो निकालनी है ना, इंडियम +2 से इंडियम +3 की वैल्यू तो निकालनी है। अगर ऐसा है तो बस तो वैल्यूज रख दो। हमारे पास पहली वैल्यू है इंडियम +2 से इंडियम +3, इंडियम +2 से इंडियम +3, ये तो निकालना ही है। ठीक है जी, बढ़िया है, ये तो निकालना ही है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, इंडियम +2 से इंडियम +1 है ये, ध्यान से देखना, ये इंडियम +1 है। ओके ठीक है, तो इंडियम +2 से इंडियम +1 जो है ये -0.4 प्लस 2 टाइम्स इंडियम प्लस से इंडियम +3 है 0.42, ये चीज बराबर है जिसका ई नॉट मुझे चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.84 माइनस 0.40, आंसर आ गया 0.44 वोल्ट। अगर आंसर आ गया 0.44 वोल्ट तो हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा अब हमारे वाले का, जो कि था ई नॉट इंडियम +2 से इंडियम +3, मतलब 0.44 प्लस 0.15, और आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। अगर ई नॉट सेल आ गया 0.59 वोल्ट तो मुझे क्या चाहिए, के इक्विलिब्रियम चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई सीधी सी बात है, ई नॉट सेल बराबर 0.059 बाय n लॉग के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम मुझे दिया हुआ है 10 की घात x, ई नॉट सेल का मान मेरा आ चुका है 0.59, यहां लिखा है 0.059, मतलब सिर्फ एक n की कमी है। n पता चल जाए तो बात बन जाएगी क्या। तो यार इतना दिमाग तो मुझे लगता है तुम्हारा लगने लग गया होगा कि +2 से +3 जाने में कितने का चेंज, 1 का। यहां +2 से +1 जाने में कितने का चेंज, 1 का। अगर दोनों में 1-1 का चेंज है तो नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे होंगे, 1-1 ही तो कैंसिल हो रहे होंगे। अगर नेट रिएक्शन लिखोगे तो दोनों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे होंगे, 1-1। अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल हो रहा होगा तो n का मान 1 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 0.59 बराबर 0.059 इंटू एक्स लॉग 10, और लॉग 10 क्या हो गया, 1। अगर ये चीज है, ये हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, ये हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 59 से 59 कैंसिल हो जाएगा, x का मान निकल करके आ रहा है 10। x का मान कितना आ रहा है, 10। समझ रहे हो बात, x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये चीज हमारे पास में है, तो इस क्वेश्चन के लिए x का मान कितना हो गया, 10। देखिए ध्यान से, x का मान कितना आ गया है, 10। प्लीज गौर से देखें, समझ में आया क्या, हाँ जी। तो यहां पे डेल्टा जी नॉट वाला फंडा भी लग गया, जिससे उसने पहले तुमसे ई नॉट निकलवाया। इसका जो डेटा दिया था इंडियम का, उससे अपने काम वाला डेटा उसने बनवाया, वहां पे डेल्टा जी नॉट का फंडा लगवाया, फिर उसके बाद में ई नॉट सेल निकलवाया, फिर तुमसे एन निकलवाया, और फिर जाके तुमसे आंसर आया फाइनली। समझ रहे हो बात, क्लियर है। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, कोई भी समस्या है तो बता दो। यस बेटा, 0.4 वाली को चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, वो एज इट इज ही यूज हो रही है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी -0.4, ये वैल्यू हो गई हमारी 0.42, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ गया, और ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है ना।
बढ़िया है। ओके आगे बढ़े। यस बेटा, जेई एडवांस में इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ये जेई एडवांस का सवाल ही है जो मैंने करवाया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने के लिए ये सवाल जिनसे भी अटका है ना, वो घर पे एक बार दोबारा से खुद ट्राई करना, बन जाएगा। अब आते हैं अगले केस पे। ये तो साम्यावस्था की बात थी। ऐसे ही एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सांद्र सेल की कंडीशन। एक और कंडीशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सांद्र सेल की कंडीशन। सांद्र सेल क्या होता है? अभी एक नए टाइप का सेल है। सांद्र सेल आपका ऐसा सेल होता है जिसमें अभी तक क्या हो रहा था, जैसे अगर तुम गैल्वेनिक सेल की बात करो तो एनोड पे जिंक वाला सेटअप था, कैथोड पे कॉपर वाला सेटअप था, है ना। एनोड पे जिंक वाला सेटअप था, कैथोड पे कॉपर वाला सेटअप था। सांद्र सेल के अंदर हम कहते हैं एनोड और कैथोड सेम चीज से बने होते हैं। सांद्र सेल आपके ऐसे सेल होते हैं जिनमें एनोड और कैथोड सेम चीज से बने होते हैं, सिर्फ सांद्रता का अंतर होता है। तो ऐसा सेल क्या कहलाता है? सांद्रता सेल। हमने लिखा ऐसे सेल जिनमें एनोड एवं कैथोड सेम धातु से बने हों, परंतु सांद्रता का अंतर हो। परंतु सांद्रता का अंतर हो, तो ऐसे सेल को सांद्रता सेल कहते हैं। अगर ऐसा है तो इसका एग्जाम्पल देखिए। ये सेल हो गया जैसे, तो कैथोड और एनोड दोनों जिंक वाले सेटअप के बने हुए हैं कि बीकर में जिंक सल्फेट है, रॉड जिंक की है, बीकर में जिंक सल्फेट है, रॉड जिंक की है, परंतु सांद्रताएं अलग है। यहां सांद्रता है C1 मोलर और यहां सांद्रता है C2 मोलर। इधर सांद्रता C1 मोलर है, उधर सांद्रता C2 मोलर है। तो एक बात समझ में आ रही है, जिसका ऑक्सीकरण उसी का अपचयन। तो सांद्रता सेल की खास बात यह है कि यहां पे E0 सेल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जैसे धातु का ऑक्सीकरण लोगे उसी धातु का अपचयन भी करना पड़ेगा। तो सम क्या आएगा? 0। तो हमने बोला ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है जिसमें एनोड और कैथोड सेम चीज से मिलके बने हुए हैं। E0 सेल हमारा 0 है क्योंकि सेम चीज से मिलके बने हुए हैं, सांद्रताओं का अंतर है। तो यहां पे अगर आप सेल अभिक्रिया लिखोगे तो सेल अभिक्रिया कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी कि भाई एनोड पे हमने बोला कि हम Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में चले गए, यहां सांद्रता है C1। ऐसे ही हमने कैथोड पे बोला कि हम Zn+2 एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn सॉलिड में चले गए और यहां सांद्रता है C2 मोलर। ठीक है जी, बढ़िया। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी? हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड कैंसिल। ये इसलिए कैंसिल नहीं है क्योंकि सांद्रताएं अलग अलग है। तो हमने बोला ये हो गया Zn+2 कौन से वाला? कैथोड वाला, और इससे बन रहा है Zn+2 एनोड वाला। अगर मैं डेटा बताने लगूं तो यहां वैल्यू है C2 मोलर और यहां वैल्यू है C1 मोलर। बस ये अंतर है। अगर ये चीज समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतर है, ठीक है, सांद्रताओं का अंतर है। ऐसे सेल को सांद्रता सेल कहते हैं। तो आपको मैंने दो कंडीशन बताई, एक साम्यावस्था की, एक सांद्र सेल की। साम्यावस्था के केस में ई सेल 0 होता है,
साम्य अवस्था के केस में ई सेल जीरो होता है और सांद्रता सेल में ई नॉट सेल जीरो होता है ना? ई नॉट सेल जीरो होता है। समझ रहे हो आप बात? बहुत सही, ठीक है जी। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो आइए अगले केस पे चलते हैं। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं किस पे? सांद्रता सेल पे एक सवाल देखें जरा, क्या सवाल है देखना ध्यान से। हमने बोला यस, हमने बोला यहां दाब है P1, यहां सांद्रता है 1 मोलर, यहां भी सांद्रता है 1 मोलर और यहां दाब है P2। ठीक है, सवाल कह रहा है सेल अभिक्रिया स्वतः होगी सेल अभिक्रिया स्वतः होगी जब पहला ऑप्शन P1 इज इक्वल टू P2, दूसरा ऑप्शन P1 इज ग्रेटर देन P2, तीसरा ऑप्शन P1 इज लेस देन P2, चौथा ऑप्शन P1 इक्वल टू 180 m। सवाल कह रहा है सेल अभिक्रिया स्वतः कब होगी? अब बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, स्वतः अभिक्रिया जब होती है असलियत में जब आपका ई सेल धनात्मक होता है। पहले मैंने बोला था ई नॉट होना चाहिए, बट कभी कभी ई नॉट नेगेटिव भी आ जाता है, बट ई सेल धनात्मक होना चाहिए। अगर ई सेल धनात्मक है तो सेल अभिक्रिया आपकी हमेशा स्वतः कहलाएगी। अगर ई सेल धनात्मक है तो सेल अभिक्रिया हमेशा स्वतः कहलाएगी। ठीक है, ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ट्राई करना इस क्वेश्चन को, करो इसको, फिर इसे डिस्कस करते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, आइए भाई डिस्कस करें क्या होगा। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इसका आंसर होगा, पहले तो मैं बता देता हूं, बी। 38% लोगों ने किया है। शिन सेवन, तन्मय सिंह रावत, कार्तिक दीपक, अवनी राजपूत, विशाल, एसके किंग, अभिनव सिंह, दीप तोमर, वर्तिका सिंह, गौरव। ओके बेटा ध्यान से देखिएगा, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट और राइट, कैथोड और एनोड पे सेम चीज है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ई नॉट सेल तो जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक सांद्रता सेल है। अगर ये एक सांद्रता सेल है तो ई नॉट सेल तो जीरो हो गया। अगर ई नॉट सेल जीरो हो गया तो अब हमें यह पता है कि ई सेल बराबर -0.059/n log Q। यही तो लिखेंगे हम, बट Q लिखने के लिए हमें सही रिएक्शन भी लिखनी चाहिए। Q लिखने के लिए हमें सही रिएक्शन भी लिखनी चाहिए। अगर सही रिएक्शन लिखनी है तो एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 गैस से 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे सांद्रता 1 मोलर है और दाब है P1। इसी तरीके से अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो वहां पे अपचयन होगा, है ना। आपके पास में सांद्रता है 1 मोलर, दाब हो जाएगा P2, और जब मैं दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दूं तो मेरे पास में सांद्रता से सांद्रता कट जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बट ये समझ में आएगा कि यहां दाब है P1 और यहां दाब है P2। यहां दाब है P1 और वहां दाब है P2। अगर ऐसा है तो देखना ध्यान से, हम क्या बोल देंगे इसके लिए, हम बोल देंगे ई सेल आपका किसके बराबर है, -0.059/n, n का मतलब हो गया 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, log P2 अपॉन P1। P2 अपॉन P1, है ना। अब अभिक्रिया को स्वतः होना है। अगर अभिक्रिया को स्वतः होना है तो स्वतः होने के लिए ई सेल धनात्मक चाहिए, और ई सेल धनात्मक जब होगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी आगे है, तो इस चीज को क्या होना पड़ेगा, ऋणात्मक। एक माइनस तो ऑलरेडी आगे है तो इस चीज को क्या होना पड़ेगा, ऋणात्मक। अगर log P2/P1 को ऋणात्मक होना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं क्या कि P2/P1 का जो मान है ये 10 की घात शून्य से कम हो। P2/P1 का जो मान है वो 10 की घात शून्य से कम हो, यानी कि P2/P1 का जो मान है वो 1 से कम हो। अगर P2/P1 का मान 1 से कम हो यानी कि P2 का मान P1 से कम हो। P2 का मान P1 से कम हो। अगर P2 का मान P1 से कम हो मतलब P1 का मान P2 से ज्यादा हो। करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखें ध्यान से, बताओ भाई लोग समझ में आया क्या? P1 का मान P2 से ज्यादा होना चाहिए। P1 का मान P2 से ज्यादा होना चाहिए। प्लीज देखिए ध्यान से। सही है दोस्त? बताना दो। ठीक, बढ़िया बेटा। अगर ये सब समझ में आता है तो गैल्वेनिक सेल की आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। आखिरी चीज है, फिर गैल्वेनिक सेल खत्म। कल की क्लास में चालकता से शुरुआत होगी। ये है गैल्वेनिक सेल में कुछ ऊष्मा गतिकी के टर्म्स आपसे पूछ लेता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी, हम यहां भी पढ़ रहे हैं, -NF सेल। एक होता है डेल्टा एच, एक होता है डेल्टा एस। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी का अंतर, बल गतिकी में भी पढ़ा है हमने। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी का अंतर। तो ये सब भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इनके लिए हमें फॉर्मूले होते हैं, बस उन फॉर्मूले को बनाना आना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने लिखा गैल्वेनी सेल में ऊष्मा गतिकी।
गैल्वेनी सेल में ऊष्मा गति की। अगर मैं ऊष्मा गति की बात करता हूं तो देखिएगा, आपको ये चीज तो पता ही है कि डेल्टा जी सेल है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल। अब मेरा डाउट है कि मुझे डेल्टा एस सेल भी बता दो कि सेल के लिए एंट्रोपी का अंतर क्या होता है और सेल के लिए एंथैल्पी का अंतर क्या होता है। मुझे दो बातें करनी है। अगर मुझे दो बातें करनी है तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि भाई एक्सप्रेशन हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला होता है कि dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। हमें पता है अधिकतम सेल अभिक्रियाएं अधिकतम सेल अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर होती हैं। और अगर स्थिर दाब पर होती हैं यानी कि डीपी का मान क्या है, जीरो। डीपी का मान क्या है, जीरो। अगर डीपी का मान जीरो है तो हमें समझ में आया कि डीजी का मान किसके बराबर होता है, माइनस एस डी टी। अगर ऐसा है तो बेटा जी डीजी की जगह मैंने लिख दिया डेल्टा जी सेल, और एस का खाली तो कोई मतलब नहीं होता, तो यहां लिख दिया माइनस डेल्टा एस सेल इंटू डी टी। अगर ये चीज है तो ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको समझ में आएगा डेल्टा एस सेल किसके बराबर है, माइनस डेल्टा जी सेल, है ना। मतलब ऐसे लिखेंगे हम इसको, डी ऑफ डेल्टा जी सेल। डी की जगह पे लिखा है ना, डी जी है ना, तो डी ऑफ दिस थिंग। जी की जगह डेल्टा जी, एस की जगह डेल्टा एस। अगर मैंने ये करा अपॉन डी टी है, तो हमने बोला डेल्टा एस सेल इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ माइनस एन एफ ई सेल अपॉन डी टी। तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए, तो डेल्टा एस सेल क्या हो जाएगा, एन फिक्स होता है एफ फिक्स होता है, तो बाहर आ गए एन एफ इंटू डीई सेल बाई डी टी। भाई देखो एन का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, एफ का नहीं हो सकता, इन दोनों को बाहर ले आया मैं, तो ये डी खाली ई सेल के आगे लग गया और नीचे डी टी है। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, किसका, डेल्टा एस सेल का। ये फॉर्मूला निकल करके आ गया किसका, डेल्टा एस सेल का। ये डेल्टा जी सेल है, वो डेल्टा एस सेल है, एन एफ डीई सेल बाई डी टी। यहां हम बोलते हैं डीई सेल बाई डी टी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तापीय गुणक, इसे कहते हैं तापीय गुणक। और जब डेल्टा जी आ चुका है, डेल्टा एस आ चुका है, तो डेल्टा एच निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है ये, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ऐसा है तो यहां से आपको डेल्टा एच मिल जाएगा, ये डेल्टा जी सेल प्लस टी डेल्टा एस सेल। अब डेल्टा जी सेल है माइनस एन एफ ई सेल, प्लस टी टाइम्स डेल्टा एस सेल है ये। और ये चीज किसके बराबर है, डेल्टा एच सेल के। ठीक है, डेल्टा जी सेल आ गया, डेल्टा एस सेल आ गया, डेल्टा एच सेल आ गया, काम खत्म। यहाँ एनएफ कॉमन ले लेंगे, वो बन जाएगा टी डी ई सेल बाई डी टी माइनस ई सेल, वो जैसे भी बनेगा सॉल्व होता रहेगा। बस ये तीन एक्सप्रेशंस कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें बनाने आने चाहिए। ये हमने 11th की थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके लिखे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। तो यहां पे बेटा आपका गैल्वेनिक सेल होता है समाप्त।
मैंने कहा था 4 लेक्चर चलता है, हमने इसको 4 लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा कि सेल बनता कैसे है, लवण सेतु क्या होता है, कैसे चीजें इस्तेमाल होती हैं, फिर जाके इसको देखा हमने। आप लोगों को डीपीपी मिलेगी, उससे करिएगा ट्राई, लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना। कल की क्लास में हम इसका एक अलग पार्ट पढ़ेंगे, उसे कहते हैं चालकता। सेल में चालकता क्या होती है, चालकत्व क्या होता है, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अच्छे से चीजों को रिवाइज करना, पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।